लास्ट क्लास में जो है हमने पेस्टल एनालिसिस स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसमें हमने बात की थी कि पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज और लेजिस्लेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट जो है वो पड़ सकता है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सोशल और डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो हैं, ठीक है, उनका क्या इफेक्ट होगा एक ऑर्गेनाइजेशन पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेमोग्राफिक से, फिर हम सोशल ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या उसका क्या इफेक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और देन हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं इन चीज़ों से रिलेटेड, वो क्या कैसे अफेक्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखें, ज़रूरी है कि जिस इन्वायरमेंट में वो ऑपरेट कर रही है, ठीक है, उस इन्वायरमेंट में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं, उसको स्टडी करना, ठीक है। क्योंकि वो फैक्टर्स क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करें तो ऑर्गेनाइजेशन को उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को उस हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सोशल और डेमोग्राफिक फैक्टर्स है, ठीक है। अब डेमोग्राफिक्स या डेमोग्राफिक्स ट्रेंड का क्या मतलब है, ठीक है। डेमोग्राफिक्स वर्ड जो है इसका मतलब ये होता है कि किसी भी एक एरिया में जो पॉपुलेशन है उसकी जो कंपोजिशन है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है। कंपोजिशन का मतलब ये है कि किसी भी एरिया में जो पॉपुलेशन है उसमें मिसाल के तौर पर कितनी उम्र के लोग रहते हैं, ठीक है, उसके मिसाल के तौर पर कितने लोग मैरिड हैं, कितने लोग सिंगल हैं, उसमें मिसाल के तौर पर लोगों की इनकम क्या है, लोगों की एजुकेशन क्या है, लोगों के एम्प्लॉयमेंट रेट्स क्या हैं, ठीक है, लोगों की हेल्थ क्या है। तो किसी भी हवाले से अगर आप कैटेगराइज कर रहे हो, आप देख रहे हो कि यार एक जो पॉपुलेशन है स्पेसिफिक जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वो हम तो एज अ कंट्री एज अ होल देखेंगे, लेकिन कोई एरिया हो गया या कोई आपका प्रोविंस हो गया, उसकी कॉम्पोजिशन को देखना कि उसके पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन क्या है, उसको आप डेमोग्राफिक कहते हो, ठीक है। अब डेमोग्राफिक इश्यूज एंड डिफरेंट जो कि बिजनेस को जो है वो कंसीडर करने पड़ते हैं। सबसे पहला जो इशू है वो है साइज, पॉपुलेशन साइज, ठीक है। पॉपुलेशन साइज जो है वो देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बिल्कुल ऑब्वियस सी स्ट्रेट सी रीजन है कि अगर तो पॉपुलेशन होगी, लोग होंगे, तभी तो बिजनेस अपने प्रोडक्ट या सर्विस बेचेगी, तभी तो अपनी बिजनेस अपनी प्रोडक्ट और सर्विस बेचेगी और पैसा कमाएगी। अगर पॉपुलेशन साइज ही कम है तो ज्यादा ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन वहां पर इफेक्टिवली रन नहीं कर सकती। अगर पॉपुलेशन साइज ही कम है तो उनके कंज्यूमर्स ही कम होंगे तो कंपनी को तो नुकसान है, ठीक है। तो सबसे पहला डेमोग्राफिक इशू कि पॉपुलेशन के अंदर आपने देखना है कि पॉपुलेशन की साइज क्या है, ठीक है। अगर जितना पॉपुलेशन का साइज ज्यादा है तो इसका मतलब है बिजनेस के लिए एक ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने प्रोडक्ट्स को बेचना, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना, मार्केटिंग करना, ग्रो करना, ठीक है। पॉपुलेशन साइज जो है वो किन तीन चीजों से बनती है? बर्थ रेट, कि कितने लोग जो है वो कितने लोग पैदा हो रहे हैं, ठीक है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग मूव कर रहे हैं टू द कंट्री रेलिवेंट कंट्री, तो ये चीजें तीनों मिला के आपकी पॉपुलेशन साइज बनाती है, ठीक है। तो पहला जो फैक्टर है, जो पहला डेमोग्राफिक ट्रेंड जो है उसको देखने के लिए जो पहला इशू आप कंसीडर करते हो वो है पॉपुलेशन साइज। और सिंपली इसका इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जितनी पॉपुलेशन साइज ज्यादा होगी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट जो है वो बड़ी होगी, ठीक है। सेकंड आता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में तो मैंने आपको बताया डिफरेंट चीजें आ जाती है, लेकिन हम ज्यादातर बात करते हैं एज ग्रुप की, कि जो पॉपुलेशन है उसमें कौन सा एज ग्रुप शामिल है, ठीक है। एज ग्रुप कैसे बनता है? एज ग्रुप जो है रिलेटिव बर्थ और डेथ रेट के हिसाब से होता है, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप देखते हो कि यार ये इतने से इतने उम्र के इतने लोग हैं, इतने से इतने उम्र के इतने लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 से 10 साल के बच्चे, या एक से आप कह लें 12 साल के बच्चे, फिर टीन एजर्स आ जाते हैं, फिर उससे आगे अब फिर जो ओल्ड एज होते हैं। तो कंपोजिशन में हम ज्यादातर बात करते हैं एज की, ठीक है, एज के हवाले से बात करते हैं। अब कंपोजिशन का क्या इफेक्ट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर एक ऐसा कंट्री है जहां पर पॉपुलेशन जो है वो यंग लोगों की ज्यादा है, टीन एजर्स की ज्यादा है। मिसाल के तौर पर 20 से लेके 26 साल के लोग जो है वहां पर 25% है। ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन में से 20 से लेके 25 साल के लोग जो है वो 25, उनकी उम्र जो है 20 to 25 है, और टोटल पॉपुलेशन का वो 25% है, ठीक है। तो वो बिजनेस जो कि बेसिकली वहां पर एक मैन्युफैक्चरिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनाना चाहती है, उसे वर्क फोर्स चाहिए, तो उसको वहां पर फायदा होगा क्योंकि वहां पर यंग पीपल हैं, तो उसकी जो वर्क फोर्स है वो एनर्जेटिक होगी, ज्यादा से ज्यादा उसे लार्ज यंग वर्क फोर्स मिलेगी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसको वर्क फोर्स ज्यादा होती है, तो वो उसके लिए ये फैक्टर रेलिवेंट होगा ना कंपोजिशन का। वो देखेगा कि यार इस कंट्री में इतने उम्र के कितने लोग हैं, तो अगर यंग वर्क फोर्स ज्यादा होगी तो उसके लिए वहां पर बेनिफिट होगा। अगर एक कंट्री है जहां पर 60 साल से ऊपर ज्यादा लोग हैं और एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसको लेबर चाहिए, वर्कर्स चाहिए,
60 साल से ऊपर वाले तो उस तरह काम नहीं कर सकते ना। तो ये देखें, ये भी एक चीज जो है जो अफेक्ट करती है। उसके बाद अगर उम्र, फॉर एग्जांपल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओल्ड लोगों को जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड करती है, प्राइवेट ओल्ड एज होम हो गए, उन लोगों के लिए क्या बेनिफिट होगा कि जितनी ज्यादा जो एज के लोग ज्यादा होंगे, 60+ लोग होंगे, उनका बिजनेस जो है वो चमकेगा। ठीक है, 60+ लोग होंगे, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ओल्ड ओल्ड लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, फॉर एग्जांपल जो ओल्ड केयर पेम्पर्स होते हैं या बाकी उनकी जो नीड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ओल्ड एज होम्स होते हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ये चीजें प्रोवाइड कर रही हैं तो उनके लिए मार्केट ग्रो करेगी। ठीक है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन को ये चीजें देखनी पड़ती हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन को यंग वर्कफोर्स चाहिए तो वो देखेगी कि यार इस स्पेसिफिक एरिया में मैं उस एरिया में ऑपरेट करूं जहाँ पर पॉपुलेशन में से ज्यादा लोग यंगर हो। जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओल्ड एज लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है या उनके प्रोडक्ट्स बनाती है, तो वो ऐसे एरिया में ऑपरेट करना चाहेगी, ऐसी मार्केट में ऑपरेट करना चाहेगी जहाँ पर जो बूढ़े लोग हों वो ज्यादा हों। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज है लोकेशन, कि जो पॉपुलेशन है उसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन से मुराद ये है कि वो क्या लोग शहर में रहते हैं, क्या वो लोग गांव में रहते हैं, कितने लोग हैं जो गांव से शहर में मूव कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है इस चीज से भी कंसर्न होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आजकल जैसा पाकिस्तान में गांव में लोग मैट्रिक कर लेते हैं, ठीक है, फिर उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती तो वो इंटरमीडिएट करने या बैचलर्स करने, डिग्री करने सिटीज की तरफ, शहर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, शहर की तरफ वो मूव करेंगे तो उनको वहां पर हॉस्टल्स चाहिए होंगे। ठीक है, हॉस्टल्स चाहिए होंगे तो देखें जो लोग हॉस्टल्स वाली ऑर्गेनाइजेशन होंगी, जो कंपनीज होंगी हॉस्टल्स बनाती होंगी, उनका काम चमक गया। ठीक है, उनके लिए बेनिफिट हो गया कि लोग मूव करें टू सिटी साइड, तो हॉस्टल जितने ज्यादा होंगे, लोग आ रहे हैं तो उनको बेनिफिट होगा वैसी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, फिर उसके बाद एक और एग्जांपल बुक में उन्होंने दी हुई है कि क्योंकि लोग ज्यादा सिटी में मूव कर रहे होते हैं तो स्पेस कम होने का भी खतरा होता है। तो अगर एक छोटा सा फ्लैट है, एक छोटा सा रूम है, उस रूम में 3 से 4 लोग रह रहे होते हैं, तो फर्नीचर, ऐसी कंपनी जो फर्नीचर बनाती है वो ऐसे फर्नीचर बनाए जो कि स्पेस सेविंग हो, उनको वहां पर बड़ा बेनिफिट होगा। जैसे आजकल जो सोफा कम बेड चलते हैं कि सोफा है वही बेड बन जाता है, तो ऐसी जो कंपनीज है जो कि ये चीज बना रही है, प्रोडक्ट्स बना रही है, उनको बेनिफिट होगा। उन्हें पता है कि तंग तंग स्पेस में हॉस्टल्स में लोग रह रहे हैं, तो हम ऐसी एक चीज बनाते हैं जो कि उस तंग स्पेस में आ जाए, तो वैसी कंपनीज को भी फायदा होता है। ठीक है, तो देखें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको इन डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है क्योंकि इनसे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी रिलेट करती है। उसके बाद अगला जो डेमोग्राफिक फैक्टर है कि जो पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोग वेल्दियर हैं। ठीक है, कितने लोग वेल्दी हैं, या लोग, क्या लोगों के पास पैसा ज्यादा है, क्या लोगों के पास पैसा कम है। जो हाई डिस्पोजेबल इनकम वाले होंगे, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब ये होता है कि आप लोग अपने टैक्स वगैरह और टैक्सेशन वगैरह सब कुछ पे करके जो नेट इनकम आपके हाथों में आ जाती है, जो कि आप अपनी मर्जी से लिए खर्च कर सकते हो। जैसे आपके जो एक्सपेंसेस हैं आपने वो सारे पे ऑफ कर दिए, बिलिंग होगी, रेंट हो गया, ये सब कुछ पे कर दिया, टैक्स पे कर दिया, जो आपके पास बच जाता है पैसा उसको आप डिस्पोजेबल इनकम कहते हो, यानी कि वो इनकम जो आप खर्च कर सको। ठीक है, जो आप अपने लेयर के लिए जो है वो खर्च कर सको। अब जिन लोगों के पास पैसा बच जाता है, जिनकी हाई डिस्पोजेबल इनकम होती है, ठीक है, तो वैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है उन वो जो कॉस्टली प्रोडक्ट्स हैं या जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो उस मार्केट में बेच सकती है। ठीक है, क्योंकि डिमांड ज्यादा होगी, लोगों के पास पैसा बचा हुआ है, लोग उसको स्पेंड करेंगे, लोग रेस्टोरेंट में जाएंगे, रेस्टोरेंट का पैसा बनेगा, उनके पास पैसा आएगा। रोड रोड जो है फॉर एग्जाम्पल अगर वो प्राइवेट पार्क्स में जाते हैं या बच्चों के जो डिफरेंट होते हैं पार्क्स वहां पर चले जाते हैं या प्ले लैंड्स में चले जाते हैं, उनके पास पैसा है तो वो खर्च करेंगे। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनको फिर वहां पर बेनिफिट होगा। इसी के ऑपोजिट अगर लो डिस्पोजेबल इनकम है, 50,000 एक बंदे की तनख्वाह है, उसका खर्चा भी 48,000 49,000 है, उसके पास बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो वो तो जाके रेस्टोरेंट में नहीं जाएगा, रेस्टोरेंट में जाके खाना तो नहीं खाएगा, वो तो घूमने फिरने नहीं जाएगा, वो तो ट्रैवलिंग नहीं करेगा। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसी मार्केट में सफर करेगी। ठीक है, उसके बाद है हेल्थ। हेल्थ आपने देखना है कि जो पॉपुलेशन है, उस जो पॉपुलेशन में लोगों की हेल्थ का जो है क्या स्टेटस है। ठीक है, अगर एक ऐसे पॉपुलेशन में लोग जो कि हेल्दियर नहीं है, फॉर एग्जांपल ओबेसिटी है, मोटापा है, या आपके हार्ट के इश्यूज हैं या जो भी इश्यूज हैं, तो हेल्थ कंडीशन के हिसाब से भी जो है ना जो रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अगर तो एक जगह पर बीमारियां ज्यादा हैं तो हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइड करती हैं, उनके उनके लिए तो वहाँ पर मतलब प्रॉफिटेबल होगा वो। ठीक है, उनको जरूरत होगी हेल्थ वर्कर्स की, हेल्थ वर्कर्स जाएंगे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पर अर्न करेगी। ठीक है, उसके अपोजिट अगर फास्ट फूड इंडस्ट्रीज ऐसी जगह पे ऑपरेट कर रही है जहाँ पर ओबेसिटी है, उनका जो है गवर्नमेंट हो सकता है उन पे जी एक लिमिटेशंस लगा दे, क्योंकि मोटापा आगे इतना ज्यादा है। अवेयरनेस कैंपेन्स इतनी चलेंगी कि लोग जो है फास्ट फूड इंडस्ट्री को अवॉइड करेंगे। अगर एक ऐसा एरिया जहाँ पर ओबेसिटी है तो उनके जो है बिजनेस है उस पर इफेक्ट हो सकता है। ठीक है,
फिर उसके बाद अगर जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गया, जो भी कंट्रीज हो गए, एरियाज हो गए जहाँ पर हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, तो वहां पर लोग जो है वो प्रेफर करेंगे ऑर्गेनिक डाइट, ठीक है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन प्रेफर करेंगे। हर्बल्स जो होती हैं, जो ऑर्गेनिक होती हैं बेसिकली, ठीक है। तो फिर वहां पर जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑर्गेनिक आपको चीजें प्रोवाइड कर रही हैं, उधर उनका काम चलेगा, ठीक है, उनको फायदा होगा, उनको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो हेल्थ के हवाले से भी जो है ना, हेल्थ को भी देख के ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट होती हैं वो अफेक्ट होती हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनको एडवर्सली इफेक्ट होता है, जैसे मैंने कहा मोटापा हुआ तो फास्ट फूड इंडस्ट्रीज के खिलाफ जाहिर सी बात है वहाँ पर कैंपेन्स लाई जाएंगी, तो उनकी सेल में कमी आ जाएगी, ठीक है। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं या जो बेसिकली लोग डाइट कॉन्शियस है, डाइट कॉन्शियस प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा बिकेंगे। तो जो ऑर्गेनाइजेशन जो कि डाइट कॉन्शियस प्रोडक्ट दे रही है, ठीक है, तो वो आपके उनका काम ज़्यादा चलेगा, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन, अगर एक पॉपुलेशन है उसमें एजुकेटेड लोग ज्यादा हैं, तो इसका मतलब ये है कि वैसी जगह पर आप जो है एक अच्छा हाई टेक बिजनेस, टेक्नोलॉजी रिलेटेड बिजनेस या ऐसा बिजनेस जिसमें स्किल्ड स्टाफ की जरूरत है, आप वो बिजनेस वहां पर स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक जगह पे स्किल्ड एजुकेशन का स्टैंडर्ड हाई है, मतलब स्किल्ड लोग पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड स्टाफ हो गए, उनको पता होगा, नॉलेज होगी, तो वहां पर आप ऐसा टेक्निकल या टेक्नोलॉजी रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को वहां पर स्किल्ड स्टाफ मिल जाएगा, ठीक है। अगर पढ़ाई का कल्चर कम है, तो वहां पर मोस्टली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं जाएंगी ना जिनको स्किल्ड स्टाफ चाहिए, वहां पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो कि मैन्युफैक्चरिंग होगी, जिनको वर्क फोर्स चाहिए, लेबर चाहिए, तो वैसी ऑर्गेनाइजेशन वहां पर जाएंगी। तो ये कुछ डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करना जरूरी है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को इस ट्रेंड को, इसको एनालिसिस करना जरूरी है। हम यही पढ़ रहे हैं कि वो फैक्टर्स जिनका एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। उसके बाद सोशल और डेमोग्राफिक दो चीजें थी। डेमोग्राफिक की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं सोशल ट्रेंड्स की, ठीक है। सोशल वर्ड यानी कि जहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, लोग हैं, ठीक है। सोशल ट्रेंड्स ये देखते हैं कि सोसाइटी जो है वो ओवर द टाइम कैसे चेंज कर रही है, ठीक है। सोसाइटी जो है ओवर द टाइम कैसे चेंज कर रही है, इस चीज को हम बोलते हैं सोशल ट्रेंड, ठीक है। अब चेंज जो अकर्स होता है वो डिफरेंट तरीकों से होता है, डिफरेंट वेज है जिनसे जो है सोसाइटी में चेंज आता है, ठीक है। ये ये वेज हैं जिनको अंडरस्टैंड करना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले है सोशल स्ट्रक्चर, या जिसको आसान लफ्जों में हम बोलते हैं सोशल क्लास, कि लोगों की क्लास बन जाती है, कि जैसे फलाना बंदा अपर क्लास का है, फलाना बंदा मिडिल क्लास का है, फलाना बंदा जो है वो लोअर क्लास का है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से बेसिकली सोशल क्लास बन जाती है, उसी को आप सोशल स्ट्रक्चर कहते हो। अब यहाँ पर डेफिनेशन उसकी ये लिखी हुई है कि ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेम सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस, यानी कि एक जैसे लोग जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर मैं इस सबको समराइज करूँ ना, वो एक जैसा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिनका एक जैसा है ना, वो एक सोशल क्लास कहलाते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो जो सोशल क्लास है, जैसे अपर क्लास है, अपर क्लास के जो लोग हैं जिनको सोशल ग्रुप्स बोलते हैं, एक क्लास है, क्लास में जो लोग होते हैं उनको ग्रुप्स बोलते हैं। तो जो सोशल क्लास है उसमें जो लोग होंगे यानी कि सोशल ग्रुप्स होंगे। अब हर ऑर्गेनाइजेशन को उनकी नीड को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अगर एक एलीट क्लास है, एक अपर क्लास है, तो वहां पर और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि 200-300 रुपए की शर्टें बेचती है वो किसी काम की नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन को लॉस ही लॉस होगा। क्यों? क्योंकि अगर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, वो अपर क्लास है, एलीट क्लास है, तो वो तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेंगे। तो जो ब्रांड है, बड़े ब्रांड है, वो अगर उस जगह पर जाके ऑपरेट करे, ठीक है, उस मार्केट को टारगेट करे, तो उसको फायदा है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये भी सोशल स्ट्रक्चर को, सोशल क्लास को, लोगों के सोशल क्लास को समझना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि उनको वो समझेंगे तभी उनको उस क्लास के, उस ग्रुप के बाइंग पैटर्न्स का अंदाजा होगा, और वो उस हिसाब से जो है ना टारगेट करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है। जैसे मैंने आपको बहुत ही सिंपल से मिसाल दी कि अगर एक अपर क्लास है, लीड क्लास है, तो वो हमेशा महंगी चीज ही खरीदेगी, ब्रांडेड चीज ही खरीदेगी, ठीक है। जो थोड़ा मिडिल क्लास है, लो क्लास है, हो सकता है उस चीज की सेकंड कॉपी खरीद ले, ठीक है। तो अगर एक सेकंड कॉपी या थर्ड कॉपी आप जाके उस मार्केट में बेचते हो जहां पर अपर क्लास के लोग हैं, तो कभी नहीं खरीदेंगे, तो आपको अल्टीमेटली लॉस होगा, सही है। तो ये चीज सोशल स्ट्रक्चर में आती है कि ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जहां पर अपर क्लास है, एलीट क्लास है, जहां पर लोगों के पास इनकम ज्यादा है, तो वहां पर हाई प्राइस लग्जरी आइटम्स वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कामयाब है, सक्सेसफुल है। जहां पर लोगों की इनकम कम है, जहां पर लोगों की इनकम कम है, तो वहां पर जो आप हाई, जो लग्जोरियस या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स वहां पर जाके नहीं बेच सकते, ठीक है।
उसके बाद आता है सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज क्या होता है? बिहेवियर्स और नॉर्म्स दैट हेल्प्स टू बाइंड सोशल ग्रुप टुगेदर, ठीक है। एक सोशल वैल्यू जो है बेसिकली बिहेवियर और नॉर्म्स के बंदे की क्या वैल्यू है, बंदा किस चीज को वैल्यू कर रहा है, बंदे के क्या एक नॉर्म्स हैं, उस चीज को जो है ना आप सोशल वैल्यू कहते हो, ठीक है। सोशल वैल्यू में एक मेंटेलिटी का भी पॉइंट ऑफ व्यू जाता है कि यार बंदा जो है वो किस किस तरह की मेंटेलिटी का है, किस बिहेवियर को फॉलो करता है, कैसे वो लाइफ को चलाता है, ठीक है। तो बिहेवियर और नॉर्म्स बेसिकली जो है ना, किसी भी एक सोशल ग्रुप की जो बिहेवियर और नॉर्म्स है ना, वो उसकी सोशल वैल्यूज बनाते हैं, ठीक है। अब सोशल वैल्यूज कैसे अफेक्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यूज ऑफ देयर कंज्यूमर्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। ऑर्गेनाइजेशन को समझना है कि जो मेरा कंज्यूमर है, जो मेरा कस्टमर है, उसकी सोशल वैल्यू क्या है, उस हिसाब से उसने अपना काम करना है। अब अगर आपका जो कस्टमर है, जो आपका कंज्यूमर है, वो इको फ्रेंडली है, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है, वो एनिमल लवर है मिसाल के तौर पर, तो वो तो आपसे कभी भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा अगर वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जो कि इकोसिस्टम के खिलाफ हो, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा हो। वो कभी भी आपसे ऐसा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। वो कभी भी आपसे ऐसा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा जो जिसमें एनिमल को मार के आपने वो चीज बनाई हो। बेसिकली जो जो लोग जो ऐसी जिन लोगों की सोशल वैल्यू ये होती है कि वो एनिमल किलिंग पे, इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हैं, जो लोग जो चीज इन्वायरमेंट को हार्म कर रही है उस पर बिलीव नहीं करते, इन्वायरमेंट कंसर्न होते हैं, वो तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अगर फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स नहीं बना रही, ठीक है, एनिमल किलिंग से ही प्रोडक्ट बना रही हैं, एनिमल्स की फॉर एग्जांपल खाल से लेदर्स बना रही हैं, ये जैकेट्स वगैरह बना रही हैं, ऐसे लोग जो कि इस चीज के खिलाफ हैं, तो वो तो उस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं खरीदेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर सफर कर सकती है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ेगा कि यार जो मेरा कंज्यूमर है उसकी सोशल वैल्यू क्या है, और उसके हिसाब से उसको अपने आप में शिफ्ट लाना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो है वो उसको बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये एक सिर्फ ये नहीं है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, हो सकता है कोई बंदा ऐसा हो जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ ना वो भी खरीद रहा हो, फिर तो ऑर्गेनाइजेशन वहां पर चलेगी। लेकिन अगर ऐसी मार्केट है जहां पर लोग इस चीज़ के कॉन्शियस हैं, तो फिर आपको वहां पर उस हिसाब से शिफ्ट लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा एक और एग्जांपल इन्होंने बुक में दी हुई है कि जैसे कि वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज में मोस्टली जो है वो क्या होता है, वो ये होता है कि कोई भी वुमेन है, वुमेन जो है वो अब अपने कैरियर पे ज्यादा फोकस्ड होती है, और वो जो है शादी लेट करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो 30+ जाके एज पे शादी करती है, ठीक है। अब वुमेन वो ऐसी औरत जो कि कैरियर को परसू करती है और शादी बाद में करती है, शादी के बाद उनके चिल्ड्रंस होते हैं, तो इसमें वो ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइजेशंस जो कि बेसिकली बेबी प्रोडक्ट्स बनाते हो, उनको ये चीज समझनी है कि यार ये फलानी सोशल क्लास जो है उसकी सोशल वैल्यू ये है कि उस क्लास में जो लोग हैं, जो ग्रुप हैं, वहाँ की जो वुमेन्स हैं, वो अपने कैरियर को प्रायोरिटी देती हैं, और उनकी शादी या चिल्ड्रंस बाद में होते हैं, ठीक है। तो अगर उनके चिल्ड्रंस 34-35 साल की उम्र में उनका बच्चा हो रहा है और वो कैरियर पे फोकस थी, तो जाहिर सी बात है 34-35 साल की उम्र में वो एक हाई पोजीशन पे होगी किसी भी कंपनी में जहां पर भी वर्क करी होगी, वेल्दियर होगी, पैसा उसके पास ज्यादा होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेबी केयर, अगर उसके पास पैसा ज्यादा होगा, वो कैरियर पे फोकस्ड है, तो वो जाहिर सी बात है जॉब को प्रायोरिटी देगी, जॉब के काम को सीनियर पोजीशन पे प्रायोरिटी प्रायोरिटी देगी। उसके बच्चे की भी तो किसी ने टेक केयर करनी है, तो जो टेक केयर करने वाले हैं, बेबी केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, या जो बेबी प्रोडक्ट्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनको पता है कि ये जो औरत है इसके पास पैसा है, ये महंगी से महंगी चीज भी खरीद लेगी, इसको जो है डे केयर भी चाहिए, नर्सिंग भी चाहिए अपने बच्चे के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन जो कि नर्सिंग या बेबी केयर प्रोवाइड करती हैं, उनको बहुत बेनिफिट है। या वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि बेबी प्रोडक्ट्स पे काम करती है, उनको बेनिफिट है, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो एक दो छोटी सी मिसाल है, ये हर दुनिया के हर कंट्री में, या आप इवन प्रोविंस में जो है, ये सब चीजें डिफरेंट होती हैं। हम एक ओवरऑल जो है कुछ एग्जांपल से इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, सही है। तो पहली चीज होगी सोशल स्ट्रक्चर हो गया, कि सोशल क्लास क्या है। सोशल क्लास का मतलब आसान लफ्जों में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है। आपने देखना है कि इनके बाइंग पैटर्न्स क्या हैं, उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को चलाना है, उस हिसाब से मार्केटिंग करनी है, उस हिसाब से उस स्पेसिफिक एरिया में प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। फिर हमने देखी सोशल वैल्यूज क्या हैं, कि बिहेवियर और नॉर्म्स क्या हैं उस सोशल स्ट्रक्चर में या उस सोशल क्लास में लोगों की क्या वैल्यूज हैं, ठीक है। उन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली जो है आपने चलना है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल इन्होंने बुक में दी हुई है सोशल वैल्यूज की,
कि पहले तो ट्रेडिशनल वर्किंग स्टाइल होता था, 9 से 5 लोग काम करते थे, लेकिन अब जो है इसमें से शिफ्ट आ गया है, नाइट शिफ्ट्स आ गई हैं, ठीक है। कॉल सेंटर्स हैं या डिफरेंट नाइट शिफ्ट्स होती हैं, आप नाइट शिफ्ट में भी जॉब कर रहे होते हो, तो इससे क्या ऑर्गेनाइजेशंस जो डिफरेंट है वो इससे क्या वो लेंगी। जैसे अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो रेस्टोरेंट है, होटल है फॉर एग्जाम्पल। अब होटल जो है, पहले वो उनको पता था कि 9 to 5 शिफ्ट है, बस उन्होंने रेस्टोरेंट थोड़ा लेट खोला, 12 बजे रात को बंद कर दिया। लेकिन अब क्योंकि इस ये जो सोशल वैल्यू ये बन गई है, एक नॉर्म बन गया है, कि एक नॉर्म बन गया है, एक बिहेवियर बन गया है कि अब नाइट शिफ्ट भी हो रही है, जॉब फुल टाइम 24 आवर्स हो रही है, तो वो होटल वाला 24 घंटे जो है ना वो चलाएगा अपने आप। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट है, ठीक है। ऐसे जो है ना अपने चीजों को अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद थर्ड चीज आ जाती है आपका एटीट्यूड। कि एटीट्यूड जो है वो क्या है, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि एक बंदा कि क्या परसीव कर रहा है अगली चीज के बारे में। क्या उस बंदे को वो चीज अच्छी लग रही है, क्या उस बंदे को वो चीज बुरी लग रही है, उस बंदे के उस चीज के हवाले से क्या व्यूज है, ठीक है। आया वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसको आप बोलते हो एटीट्यूड, ठीक है। सोशल एटीट्यूड। अब ऑर्गेनाइजेशन को जो है, जो एटीट्यूड है लोगों का या ग्रुप ऑफ पीपल्स का एटीट्यूड है, उसको भी समझना है और उसके साथ भी पेस अप करना है अगर वो सक्सेसफुल होना चाहती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर अब जो है, अब वैसे तो ये काफी टाइम से है, लेकिन अगर मैं मोस्ट रिसेंट एग्जांपल दूं, कोविड में लोगों का जो है एटीट्यूड क्या बन गया, लोगों का एटीट्यूड बन गया है ऑनलाइन चीजें वो खरीद रहे हैं। ऑनलाइन वो चीजें खरीद रहे हैं, ठीक है। वो खुद जाके फिजिकली किसी जगह पे नहीं जाते, ऑनलाइन चीजें खरीदते हैं। तो अब लोगों का ये एटीट्यूड बन गया है, तो इससे क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपनी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे चीजें बेच रही हैं, या वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके अपने ई कॉमर्स स्टोर्स बने हुए हैं, जैसे दराज हो गया पाकिस्तान में, अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, शॉपिफाई हो गया, जो भी है, ठीक है। तो उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई है कि अब जो है वो यहाँ से बहुत अपना प्रॉफिटेबिलिटी कमा सकती है। क्यों? क्योंकि लोगों का एटीट्यूड जो है वो इस दौरान ये बन गया। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को जो है समझने की जरूरत है कि लोगों का जो है एटीट्यूड क्या है, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल ये हो सकती है कि अब पहले जो है वेस्ट को डंप किया जाता था, अब जो है प्रॉपर जो है वेस्ट जो है रिसाइकल होता है। तो रिसाइकलिंग फर्म्स जो हैं, अब लोगों का एटीट्यूड है कि वो वेस्ट को जो है इस तरह फेंक नहीं देते, ठीक है। हर घर वाले अब हर हर अलग बिन्स बनी होती हैं, ठीक है। आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं, इसमें फलाने में प्लास्टिक वाले इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। फलाने में जो कि इन्फेक्शियस हो सकती हैं वो होनी चाहिए। तो लोगों का एक एटीट्यूड बन गया, ठीक है, कि वो जो ट्रैश है उसको प्रॉपरली जो है उस बिन में डालती हैं। अब जो फर्म्स हैं, उस उनको इस एटीट्यूड से क्या फायदा है कि वो ट्रैश उठाती हैं और उसे रिसाइकल करती हैं, तो उनको बेनिफिट होता है, ठीक है। इसके अलावा यूरोप वाली साइड पर, वेस्टर्न साइड पे लोगों का एक एटीट्यूड ये बन गया है कि देखिए एटीट्यूड क्या होता है, लाइक या डिसलाइक करना किसी चीज को, किसी चीज के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव अपनी एक परसीवेंस रखना, ठीक है, या सोचना या व्यूज रखना। अब अगर वेस्टर्न कंट्रीज में आप एक जगह पे काम कर रहे हो, अगर आपको एक चीज पसंद नहीं है, फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉयर है, उसका आपके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है, ठीक है, आपके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है, हमने लास्ट क्लास में बात की थी, आपको हैरेस कर रहा है, बुली कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर उस कंट्री में ये एक एटीट्यूड है लोगों का कि यार जो बंदा ऐसे कर रहा है तो उसके खिलाफ मुझे केस करना चाहिए, उसको मुझे सू करना चाहिए, ठीक है, जो कि होता है वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। तो वो जो है वो करते हैं केस, ठीक है। उनका एक एटीट्यूड बन गया। वो जब वो केस करते हैं, इस बंदे का मेरे साथ, मेरे वर्कर का, मेरे साथ जो मेरा कोई इम्प्लॉई है या जो मेरा बॉस है उसका मेरे साथ एटीट्यूड ठीक नहीं था, उस पे उसने उन्होंने क्लेम कर दिया, सिविल क्लेम कर दिया। अगर वो चीज प्रूव होगी तो उसको कंपनसेशन मिलती है। तो जो यूरोप वाली साइड पे है वहां पर अब ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि यार अगर तो मेरा बिहेवियर इस हवाले से ठीक ना रहा, तो मेरे पे ये केस कर सकते हैं, मुझे इनको कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी, मेरा खर्चा होगा, मेरी कंपनसेशन कॉस्ट लगेगी। अब लोगों के इस एटीट्यूड की वजह से कि वो अगर ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, वो कंपनी पे केस कर सकते हैं, कंपनी को सू कर सकते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन को फायदा है? लॉयर्स को, लॉ फर्म्स को, ठीक है। लॉ फर्म्स को फायदा है ना, वो केस फॉरवर्ड करेंगी, आगे केस करेंगी। आजकल आप सुनते हैं टीवी में, न्यूज में मिलियंस जो है ना साइड पे केसेस होते हैं जहां पर कंपनसेशन लोग क्लेम कर रहे होते हैं। अब पाकिस्तान में ये एटीट्यूड नहीं है, पाकिस्तान में जो है ये एटीट्यूड नहीं है कि लोग जो है अगर लोगों के साथ गलत हो जाए तो ज्यादा ज्यादा वो छोड़ देते हैं। अगर वो आगे केस भी कर दें तो आगे उनको पता है कि अगले 100 सालों तक कोई जो है हमें नतीजा इसका मिलना है नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ये एटीट्यूड बिल्ट अप ही नहीं हुआ हुआ। तो जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में एटीट्यूड बिल्ड हुआ हुआ है, जिसकी वजह से जो लॉ फर्म्स होती हैं उनको फायदा है, उनको पता है कि यार कि
ये जो अगर तो कोई सू करेगा या क्लेम करेगा, कंपनसेशन क्लेम करेगा, तो हमारे पास आएगा, हम उसकी डीलिंग करेंगे, तो उनको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एटीट्यूड। फिर उसके बाद आता है सोशल टेस्ट, लोगों का टेस्ट क्या है। एटीट्यूड जो है वो एज अ, एटीट्यूड का मतलब है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल का जो है ना एक एटीट्यूड है किसी चीज के हवाले से जो है ना, उसको कहते हैं टेस्ट। जो है वो पर्सनल प्रेफरेंस को कहते हैं कि मेरा टेस्ट क्या है। टेस्ट खाने में क्या टेस्ट है, ठीक है। मेरा पहनने में क्या टेस्ट है। सबसे ज्यादा टेस्ट को रिलेट इससे किया जाता है क्लोथिंग से और फैशन से, ठीक है, कि मुझे क्या चीज पहनना पसंद है, ठीक है। उसके अलावा मुझे किस किस्म की गाड़ी अच्छी लगती है, मुझे किस किस्म का मोबाइल अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे किस किस्म का फर्नीचर अच्छा लगता है। तो ये पर्सनल प्रेफरेंस है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस पर्सनल प्रेफरेंस को, लोगों के ट्रेंड्स को भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ठीक है। उसको इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि इस चीज को अगर वो अंडरस्टैंड नहीं करेगी तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, उसका कोलैप्स भी हो सकता है। कोलैप्स की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं वैसे भी एग्जांपल देता हूँ, पहले भी देता हूँ, कि लोगों का आजकल जो पैटर्न होता है वो विद टाइम चेंज होता है। यानी कि विद टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, बेसिकली वो लोग अपग्रेड उसमें पसंद करना चाहते हैं, ठीक है, कि विद टाइम जो है टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव हो रही है तो जो चीज़ हमारे पास है वो भी इम्प्रूव हो। इसकी कॉमन सी एग्जांपल है मोबाइल फोन, सेल फोन्स, ठीक है। अब एक पहले नोकिया के सेल फोन चलते थे। अब जब एक टेक्नोलॉजी में अपडेट आया, टच फोन्स आए, अब लोगों का जो है टेस्ट जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि टेस्ट होता ही पैटर्न जो है, जो लोगों की प्रेफरेंस होती है वो चेंजेस चेंज होती रहती है। अब नोकिया ने जो है उस टेस्ट को, जो है लोगों का जो पैटर्न था, जो लोगों की प्रेफरेंस, उसको सही करके नहीं समझा, ठीक है। और उसके अलावा बाकी जो मोबाइल कंपनी थी उन्होंने टच मोबाइल इंट्रोड्यूस करवा दिए, ठीक है। और वो जो टच मोबाइल जिन कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाए वो सक्सेसफुल थे, वो मार्केट में रूल कर रहे थे। नोकिया जिनके जो बटन वाले फोन थे, जिन्होंने मार्केट को कई अरसे तक जो है ना, कई सालों तक कैप्चर रखा, आज नोकिया के टच फोन बहुत 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 कम लोग लेते हैं, ठीक है। उसके मुकाबले में आईफोन है, ठीक है। अब लोगों की प्रेफरेंस होती है कि टेक्नोलॉजी चीजों में अपडेट आती रहे, तो उसमें अपडेट्स आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं, हर साल अपडेट्स आती रहती हैं। तो टेस्ट पता है, अगले का जो है प्रेफरेंस पता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो करती है, ठीक है। टेस्ट को, पैटर्न को फॉलो करती है, और उस हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करती है, ठीक है। वो क्लोथिंग भी हो सकती है, वो मोबाइल फोन हो सकता है, वो कार्स हो सकती हैं, कोई भी चीज हो सकती है। तो टेस्ट को भी समझना जो है वो जरूरी है। टेस्ट जो है पर्सनल प्रेफरेंस होता है इंडिविजुअल का। तो ये कुछ सोशल ट्रेंड्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, डेमोग्राफिक इश्यूज, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स और सोशल ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि उसको अंडरस्टैंड करके, इन फैक्टर्स को समझ के ही जो है ना, जो चीज उनके लिए सूटेबल होगी वो ऑर्गेनाइजेशन वो करेगी, और ताकि उसको अल्टीमेटली क्या हो, अल्टीमेटली उसको प्रॉफिटेबिलिटी हो। अब जो है कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी हैं जो कि इम्पैक्ट करती हैं सोशल और डेमोग्राफिक चेंज को, ठीक है। वो क्या पॉलिसीज हैं, अब उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने बात की थी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर की, डेमोग्राफिक चेंज में पॉपुलेशन स्ट्रक्चर की, के पॉपुलेशन का जो बेसिकली साइज है उसके इंक्रीज या डिक्रीज होने की। तो अब गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे इस चीज को अफेक्ट करती है वो देखें। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। गवर्नमेंट ऑफ द कंट्रीज विद लो बर्थ रेट्स, वो कंट्रीज जहाँ पर बर्थ रेट लो होता है, वो, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि यार पॉपुलेशन में इजाफा हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो टैक्स एडवांटेजेस और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देती है, ठीक है। वो किसको, वुमेन्स को या पेरेंट्स को, कि वो जो है चिल्ड्रन ज्यादा से ज्यादा जो है ना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की पैदाइश हो, ठीक है। तो अगर एक एक कंट्री है जहाँ पर पॉपुलेशन कम है, अगर गवर्नमेंट एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा देती है कि यार पॉपुलेशन कम है, तो वो जो पेरेंट्स है जो ये डिसाइड करते हैं, वो इनकरेज करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा हों, ठीक है। तो उनको हम क्या देंगे, उनको हम टैक्स में भी रिलीफ देंगे, और उनके हम फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देंगे। उनके बच्चों को जो है हम जो है वो पैसे भी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि यूके हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया। इधर सारे जो बेबीज होते हैं उनको इंसेंटिव मिलते हैं वीकली, उनको फाइनेंशियल, उनको मतलब पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए ये चीज करती है, ठीक है। अब इससे, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी जिससे इस चीज को चेंज आ गया। इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा हुआ, ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा ग्रोइंग मार्केट, ठीक है। अगर लो बर्थ रेट है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी लगा दी, बच्चे जिसके ज्यादा ज्यादा बच्चे हुए उनको हम ज्यादा ज्यादा टैक्स बेनिफिट देंगे, उनके बच्चों को फाइनेंशियल इंसेंटिव देंगे। तो अब ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि यार अब बच्चों की पैदाइश ज्यादा होगी,
तो वो जो बेबी प्रोडक्ट्स है उन पे काम करेंगे, उनको पता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई है, लोग इस पे अमल दरामद करेंगे क्योंकि उन लोगों को फायदा हो रहा है। तो हम जो है बेबी प्रोडक्ट्स पे, बेबी क्लोथिंग पे, प्रैम्स पे, टॉयज पे, फीटर्स पे, इन पे हम ये अब हम बनाना ज्यादा ज्यादा बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। डे केयर जो बेबीज के लिए है, जो नर्सरीज वगैरह होगी वो भी ज्यादा बनेंगी, ठीक है। तो देखें ऐसे चीजें जो है ना आपस में रिलेट करती हैं। उन्होंने क्या है, जैसे सिंगापुर में एग्जांपल है, फिर उन्होंने क्या एक और पॉलिसी है। एक तो ये पॉलिसी होगी कि पॉपुलेशन कम है, लोगों को इनकरेज करो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की पैदाइश हो। दूसरी पॉलिसी क्या है, इमिग्रेशन को इनकरेज करो, जो कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में अब हो रही है। कनाडा में तो एक्सप्रेस एंट्री होती है, अराउंड 10 लाख इमिग्रेंट जो है वो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जाते हैं। तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन कम है, तो हमारी पॉपुलेशन में क्या हो, इजाफा हो, ठीक है। तो देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी भी जो है ना सोशल और डेमोग्राफिक चेंजेस पे इफेक्ट लाती है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी गवर्नमेंट इन कंट्रीज विद रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन। अब वो कंट्री जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो वो फिर पॉलिसीज लगा देती हैं कि जिससे वो डिस्करेज करती हैं फैमिलीज को। जैसे चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है कि एक से ज्यादा जो है बच्चे की पैदाइश नहीं होनी चाहिए। इन केस अगर हो जाए तो आई हर्ट के वहां पर फाइन्स वगैरह होते हैं, वो फाइन्स चार्ज करते हैं, ठीक है। तो देखें गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर एक जगह पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, पहले हमने बात की कम हो रही है, अब हम कह रहे हैं कि बढ़ रही है, तो एक कंट्रोल क्या लगा दी, एक पॉलिसी बना दी, वन चाइल्ड पॉलिसी। अब अगर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रही है कंट्रीज में जहां पर 65+ लोग ज्यादा हैं, 65+ लोग ज्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि जो पेंशन है, पेंशन जो है वो बहुत ज्यादा पे करनी है, ठीक है। यू हैव टू पे मोर पेंशन। मोर पेंशन का मतलब यही है कि आप कंपनी जो जिन जो गवर्नमेंट ने पेंशन पे करनी है, अब 65+ ईयर के लोग बहुत बहुत ज्यादा हो गए, तो गवर्नमेंट के लिए तो क्राइसिस होगा कि इतने ज्यादा लोगों को मैं पेंशन कहाँ से पे करूँ, ठीक है। क्योंकि जो टैक्स मैं लोगों से ले रहा हूँ वो तो इनसफिशिएंट होगा, क्योंकि मेरे मुल्क के जो 65+ लोग हैं उनकी तो तादाद इतनी ज्यादा होगी है, अब इनको पेंशन कहाँ से दूँ। तो इसकी गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लगा सकती है, गवर्नमेंट हो सकता है कि टैक्स बढ़ा दे, ठीक है। या गवर्नमेंट ये कर सकती है कि वो एज बढ़ा दे, पेंशन जो रिटायरमेंट एज है वो बढ़ा दे, 65 से वो 70 कर दे, ताकि ये बर्डन जो है उन पे क्रिएट ना हो। तो ऐसे जो है ना गवर्नमेंट अपने पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को कम या ज्यादा डिफरेंट तरीकों से जो है ना, अगर वो अफेक्ट हो रही है तो पॉलिसीज लगाती है। उसके बाद हाउसिंग पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट जो है वो एक पॉलिसी सेट आउट कर दे यार कि हर बंदे के पास अपना घर होना चाहिए, मिसाल के तौर पर, इससे क्या होगा, हाउसिंग की डिमांड ज्यादा होगी, हाउसिंग की डिमांड ज्यादा होगी तो बिल्डर्स की तो मतलब वाह वाह हो जाएगी, उनके लिए तो ईद हो जाएगी। बिल्डर्स जो ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिल्डर्स होते हैं, उनके लिए तो कंस्ट्रक्शन फर्म्स होती हैं, वो तो मतलब उनको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो देखें गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो अफेक्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन को। फिर आ जाता है एम्प्लॉयमेंट। द परसेंटेज ऑफ सिंगल पेरेंट फैमिलीज इन यूके रोज फ्रॉम 7% इन 1971 टू 25% इन 2009। सॉरी। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जो सिंगल पेरेंट फैमिलीज थी, यानी कि बच्चे की जो टेक केयर है वो या तो पेरेंट या तो फादर कर रहा है या मदर कर रहा है, डाइवोर्सी है वो। तो 1971 में वो 7% लोग ऐसे थे यूके में, अब 25% 2009 में। यूके गवर्नमेंट ने क्या किया था, यूके गवर्नमेंट हैज फोकस ऑन इनेबलिंग सिंगल पेरेंट्स टू रिटर्न टू वर्क थ्रू अ मिक्सचर ऑफ चाइल्ड केयर वाउचर्स एंड टैक्स क्रेडिट्स अगेन। among yeah, last time we पढ़ देता हूँ, among others this has created extra demands for child care services and after school clubs। यूके में एक प्रॉब्लम आई कि सिंगल पेरेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सिंगल पेरेंट फैमिली यानी कि या तो सिर्फ माँ जो है वो बच्चे की केयर कर रही है, या सिर्फ बाप बच्चे की केयर कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि यार माँ और बाप बच्चे की केयर तो कर रहे हैं, लेकिन साथ उन्होंने नौकरी भी तो करनी है, जॉब भी तो करनी है, और बच्चा भी पालना है, दो काम करने हैं भी वो अकेले। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने पहला काम तो वही किया, टैक्स क्रेडिट, यानी कि टैक्स में उनको बेनिफिट दिया, ठीक है। फिर उनको चाइल्ड केयर वाउचर्स, यानी कि उनको चाइल्ड की केयर करने के लिए भी वाउचर्स यानी कि पैसे देते रहे, बेनिफिट देते रहे, ठीक है। अब इस पॉलिसी से जो है, इस पॉलिसी की वजह से जो है कि हमने ऐसे लोग जो कि सिंगल पेरेंट हैं उनको भी फैसिलिटेट करना है। ये अब इस पॉलिसी की वजह से क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गई चाइल्ड केयर सर्विसेज की, कि बच्चे ने जाहिर सी बात है बाप ने काम करना है तो बच्चे की टेक केयर तो कोई ना कोई करेगा। तो जो चाइल्ड केयर वाले ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी डिमांड बहुत 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 ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, आफ्टर स्कूल क्लब्स होंगे बच्चों के लिए,
ठीक है। नर्सेज वगैरह होंगी जो कि उनको टेक केयर्स करेंगी, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है इसका काफ़ी अफेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, चाइल्ड केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, उनको बेनिफिट होगा। उसके बाद लास्ट चीज़ आ जाती है हेल्थ। अब concerns over the effects of smoking have resulted in bans on tobacco advertising on television in many countries. अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी कि जी सिगरेट बैन है, टोबैको पे बैन है। इस पॉलिसी से जो ऑर्गेनाइजेशन टोबैको बनाती थी वो तो शट डाउन हो जाएंगे, उनका तो दिवालिया निकल जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट हुई। फिर एक और हेल्थ इशू आ गया ओबेसिटी का, ठीक है। ओबेसिटी ज़्यादा होगी, ओबेसिटी की वजह से मोटापा ज़्यादा हो गया, मोटापा की वजह से हेल्थ लोगों की डेटरीगेट होना शुरू होगी, ख़राब होना शुरू होगी। गवर्नमेंट पे प्रेशर आ गया, गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन बना दी, जैसे टोबैको पे बनाई, फास्ट फूड इंडस्ट्री पे भी बना दी, ठीक है। ठीक है कि कम से फास्ट फूड इंडस्ट्री वाले ऐसे जो इंग्रेडिएंट्स है वो यूज ना करें जो कि हाईली डेंजरस हो फॉर सच पीपल। या फिर अगर अवेयरनेस कैंपेन्स चला दी, फॉर एग्जांपल जैसे अवेयरनेस कैंपेन टेलीविजन पे चल रही हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, तो कितने अगर 10 लोग ऐसे फास्ट फूड इंडस्ट्री में जाते थे, खाना खाते थे मोटापे में, तो कुछ ना कुछ तो लोगों को उस एडवर्टीजमेंट को भी देख के इफेक्ट होगा, फिर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन होगी जिससे फास्ट फूड इंडस्ट्री पे बैन तो खैर पूरा नहीं लगेगा, लेकिन उन पे कुछ ना कुछ वो लेजिस्लेशन में कहेंगे कि यार ऐसे इंग्रीडियंट्स आप यूज ना करो। तो बहरहाल फास्ट फूड इंडस्ट्री जो है वो अफेक्ट होगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर किसी और जगह पे बीमारियां हैं तो उसके लिए आपको चीप ड्रग्स देने पड़ेंगे टू हेल्प द पीपल। बाकी वगैरह सम गवर्नमेंट्स हैव आल्सो टेकन स्टेप्स टू improve द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द स्कूल मील्स विद ऑब्वियस implications ऑफ द सप्लायर ऑफ दोस मील्स। अगर गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है कि जो बच्चा ड्यूरिंग ग्रोथ जो न्यूट्रिशन यूज कर रहा है वो अच्छी से अच्छी हो, ऑर्गेनिक हो, तो ऐसे जो सप्लायर्स हैं जो कि ऑर्गेनिक मील्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिशियस मील्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये कुछ चीजें थी जिसका आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। पहले पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि पॉलिटिकल सॉरी गवर्नमेंट पॉलिसीज का और लेजिस्लेशन का क्या अफेक्ट हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे। और अभी हमने इस चैप्टर में बात की, इस टॉपिक में बात की कि जो सोशल ट्रेंड्स हैं और डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हैं उनका क्या अफेक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन पे, और गवर्नमेंट की पॉलिसी से सोशल और डेमोग्राफिक ट्रेंड्स पे क्या अफेक्ट होगा, ठीक है। इसके साथ जो है हमारी क्लास खत्म होगी है।